गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, जोहार, जय झारखंड, जय भारत। आप सबों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। लगातार आपको वीडियो के माध्यम से प्रशिक्षित और लगातार आपको तैयार किया जा रहा है कि आप आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपने आप को इतना मजबूत बना ले कि जो इस प्रकार के जो टॉपिक्स होंगे उसमें आसानी से आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाए। रही बात किस प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो तमाम भारत के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं सभी के लिए बहुत जरूरी है ये टॉपिक्स, स्पेशली फॉर यूपीएससी एंड सम अदर पीसीएस। इट मे बी बीपीएससी, जेपीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। So watch this video with very carefully, listening it with very interestingly, without any thinking about it. It's a wasting of time. No, it's a wasting time नहीं है, बल्कि आप इसमें समय बिताइए। मनोरंजन के तरीके से समझाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि यहाँ पर बकचोदी नहीं की जाएगी। I mean, वो जो बातें होती है जो खास करके हमारे आज के जो प्रमुख टीचर जो YouTube में बहुत फेमस है, हर बात में मजाक। It's not a way of teaching of style, but they love the students. Don't worry about that. Just focus on what I'm saying. अगर अच्छा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक मैं बताऊंगा और उस पर मैं डिस्कस करूंगा। उस पर संबंधित मैं कुछ बातें बताऊंगा, जो बने रही इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहला कंसेप्ट है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची अभी चर्चा में था, तो हो सकता है वर्तमान परीक्षा में, आने वाली परीक्षा में आपको छठी अनुसूची से कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। छठी अनुसूची के अंतर्गत आपको क्या जानकारी है? देखिए, छठी अनुसूची में वर्तमान में 4 राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन जनजातीय क्षेत्रों का स्वायत्त जिलों में गठन किया जाएगा, किंतु इसके संबंध में जो कार्यकारी शक्ति है उसको किसको पावर दिया गया है, इसके बारे में आप जानिए। देखिए, राज्यपाल को ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स यानी स्वायत्त जिलों को गठित करने, उनको पुनर्गठित करने का पावर दिया गया है, अधिकार दिया गया है। राज्यपाल जिले को कई स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित भी कर सकते हैं। रही बात स्वायत्त जिले की संरचना की, तो इसमें प्रत्येक जिले में एक स्वायत्त क्षेत्र होगा, स्वायत्त जिला परिषद होगा, और इस जिले परिषद में 30 सदस्य होंगे, जिसमें से 4 राज्यपाल द्वारा नॉमिनेटेड होंगे और बाकी जो 26 है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाएंगे। ओके। कार्यकाल, देखिए, कार्यकाल निर्वाचित सदस्य जो होंगे, जो जिनका निर्वाचन होगा, उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, और जो मनोनीत होते हैं वो तो राज्यपाल के प्लेजर पे डिपेंड करेंगे। ओके, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट आई एम सेइंग। क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप? ओके, गुड। कार्यकाल के बारे में बता दिया। प्रत्येक स्वायत्त क्षेत्र में एक अलग क्षेत्रीय परिषद भी हो सकता है। परिषदों की शक्ति क्या मिलेगी, उनको क्या पावर दिया जाएगा आखिर? जिला और क्षेत्रीय परिषदें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली जो तमाम प्रशासनिक, चाहे भूमि हो, वन हो, नहर हो, जल हो, प्रशासन हो, ग्राम प्रशासन हो, संपत्ति का उत्तराधिकार हो, विवाह हो, गोद लेना हो, तलाक हो, रीति रिवाज हो, इन सभी कुछ निर्दिष्ट मामलों पर कानून बना सकती है। किंतु ऐसे सभी कानूनों को राज्यपाल की सहमति आवश्यक होगी, ध्यान रहे। ग्राम सभाएं क्या होती है, इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न बन सकता है, ग्राम सभाएं क्या है? देखिए, अपने क्षेत्र न्यायालयों के अंतर्गत जिला और क्षेत्र परिषदें जनजातियों में मामलों की सुनवाई करने के लिए ग्राम सभाएं होगी। ग्राम परिषदों के द्वारा अदालतों का गठन कर सकती है, वह उनके अपील सुन सकती है। ठीक है। रही बात की हाईकोर्ट का अधिकार क्षेत्र राज्यपाल के द्वारा मतलब निर्धारित किया जाएगा कि किन किन मामलों पर हाईकोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है। शक्ति और कार्य, जिला परिषदें जिले में प्राथमिक स्कूल, औषधालय, बाजार है, मत्स्य पालन है, चाहे प्रबंधन है, गैर आदिवासियों द्वारा ऋण और व्यापार के नियंत्रण के लिए नियम बनाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसे नियमों के लिए राज्यपाल की सहमति जरूरी है। जिला और क्षेत्रीय परिषदें को भूमि राजस्व का आकलन करने, संग्रहण करने और कुछ विशेष प्रकार के करों को लगाने का भी अधिकार मिला है। ठीक है। आई थिंक यू आर गॉट। ओके, थैंक्स, गुड।
अब रही बात कि क्या संविधान में कुछ इसके बारे में बताया गया है। देखिए, अनुच्छेद 371 नागालैंड के द्वारा प्रशासित होता है। ठीक है, नागालैंड 371 के द्वारा प्रशासित होता है। अनुच्छेद में कहा गया है कि नागालैंड विधानसभा द्वारा संकल्प प्रस्ताव पारित करने के बाद संसद का कोई अधिनियम राज्य में लागू नहीं होगा। इन क्षेत्रों के अंतर्गत नागालैंड में नागाओं की धार्मिक, सामाजिक प्रथाओं, उसके प्रथागत कानून, उसकी प्रक्रिया, उनके रीति रिवाज, उनके सिविल और आपराधिक न्याय के प्रशासन, स्वामित्व और भूमि हस्तांतरण शामिल या सम्मिलित है। तो इस टॉपिक में मैंने आपको बताया कि भारतीय की जो संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची है उस पर आप सोच सकते हैं, इससे संबंधित प्रश्न हो सकता है। 5वीं अनुसूची के तहत कौन कौन से राज्य आते हैं, 6ठी अनुसूची के तहत किन किन राज्यों का जिक्र है, 6ठी अनुसूची और 5वीं अनुसूची में क्या अंतर है। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र क्या होता है, स्वायत्त जिला परिषद की संरचना के बारे में अध्ययन कर लीजिए। दैट्स सफिशिएंट फॉर दिस टॉपिक आई थिंक। नेक्स्ट है, ये जो विश्वास मत होता है उससे संबंधित एक प्रश्न बनाया जा सकता है कि विश्वास मत होता क्या है। सरकार के द्वारा विश्वास प्रस्ताव अथवा विश्वास मत को सदन के पटल पर हासिल करना आवश्यक होता है। विश्वास मत सदन के पटल पर हासिल करना होता है अगर आप अपनी सरकार की बहुमत को सिद्ध करना चाहते हैं। तो यह निर्वाचित प्रतिनिधियों के समक्ष यह साबित करता है कि मंत्री परिषद को सदन में विश्वास प्राप्त है या नहीं है। फ्लोर टेस्ट एक शब्द होता है, फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट बहुमत परीक्षण के इस्तेमाल में किए जाने वाला एक शब्द है, फ्लोर टेस्ट। राज्य के मुख्यमंत्री के प्रति अगर संदेह हो गया तो राज्यपाल उन्हें सदन में बहुमत साबित करने के लिए बुला सकते हैं। गठबंधन सरकार के मामले में मुख्यमंत्री को विश्वास पारित करने के लिए अथवा बहुमत सिद्ध करने के लिए भी कहा जा सकता है। अगर बहुमत साबित ना कर पाने की स्थिति में क्या होगा, अगर बहुमत साबित नहीं हुआ, स्पष्ट बहुमत ना मिलने के कारण क्या होता है, सरकार बनाने में एक या एक से अधिक लोग दावा कर देते हैं, तो राज्यपाल बहुमत परीक्षण के लिए क्या कर सकता है, विशेष सत्र बुला सकते हैं, स्पेशल सेशन बुलाया जा सकता है अगर सरकार बनने में असफलता हो रही है। तो यदि कुछ विधायकों द्वारा मतदान में भाग नहीं लिया जाता है बाय द वे, तो अनुपस्थित रहते हैं या मतदान में भाग ही नहीं लेते हैं, तो सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य है या विधायक है की संख्या के आधार पर बहुमत परीक्षण होता है। अब एक इसी के साथ एक जुड़ा हुआ प्रश्न आएगा, अविश्वास प्रस्ताव नया कंसेप्ट है, नथिंग नया, कुछ नया नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, सदन के द्वारा किसी सदस्य द्वारा यह साबित करने की कोशिश की जाती है या प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वर्तमान सरकार जो है उसके पास बहुमत है या नहीं है। मतलब अगर किसी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन कोई सदस्य लाता है, चाहे ये सरकारी हो या गैर सरकारी, कोई भी सदस्य ला सकता है, सरकार के खिलाफ ला सकता है और ये जनरली विपक्ष लाता है। ठीक है, तो आपको उसको सिद्ध करना पड़ता है। संविधान का कुछ प्रावधान है क्या इसके बारे में? जी हाँ, संविधान के अनुच्छेद 75 के सब क्लोज 3 में और अनुच्छेद 164 के अनुसार मंत्री परिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा अर्थात निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इन दिस कंसेप्ट व्हाट आई एम डिस्कस्ड, एक तो फ्लोर टेस्ट क्या है, ठीक है, सरकार बनाने के लिए आवश्यक जो बहुमत होता है उसका क्या रिक्वायरमेंट है। रही बात फ्लोर टेस्ट के दौरान वोटिंग होती है तो किस प्रकार से होती है। स्पष्ट बहुमत अर्थात ना होने पर यानी त्रिशंकु विधानसभा जब बन जाए तो मुख्यमंत्री को नियुक्ति कौन करता है, किस प्रकार के मुख्यमंत्री को बनाया जा सकता है, क्या राज्यपाल के कुछ विशेषाधिकार है इस मामले में, क्या स्पीकर अपना वोट डाल सकता है, स्पीकर कब वोट डालता है, कैसे मामलों में वोट डाल सकता है, क्या उसको जनरल बहुमत वोट डालने की जो शक्ति है या नहीं है। तो ओवरऑल एक प्रश्न मेंस के लिए मैं बताता हूं कि फ्लोर टेस्ट कराने संबंधित कानून की में जो अस्पष्टता है प्रायः दुर्व्यवहार और दुरुपयोग का कारण बनती है। मतलब फ्लोर टेस्ट के कोई एक निश्चित मानदंड नहीं है, चूंकि संविधान में इसका परिभाषा नहीं है, ये अपरिभाषित होने के कारण बहुत सारा मतलब आपको पता होगा न्यूज के चैनलों में हॉर्स ट्रेडिंग शब्द आता है, खरीद बिक्री, खरीद दल बदल, ये जो अविश्वास प्रस्ताव, ये नेताओं को खरीद फरोख्त, बाहुबली और कहीं ना कहीं मनी पावर, मसल पावर का इस्तेमाल होता है जो लोकतंत्र को गंदा करता है। तो मतलब शॉर्ट में कहे तो फ्लोर टेस्ट करने संबंधी जो कानून है उसमें बहुत सी अस्पष्टता है
उस अस्पष्टता के कारण इसका दुरुपयोग और इसका दुर्व्यवहार होता है? टिप्पणी कीजिए। यही प्रश्न बन सकता है मेंस के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2020 इसका एक ड्राफ्ट तैयार करके संविधान की 8वीं अनुसूची में जो सम्मिलित 22 भाषाएं हैं उसको उसमें अनुवाद करने के लिए आदेश दिया है। इन्वायरमेंट जो इम्पैक्ट असेसमेंट होता है वो जो पत्रिका हो या कोई भी जो ड्राफ्ट होता है उसको जनरली अलग अलग भाषाओं में प्रकाशित करके अधिक से अधिक लोगों तक भेजा जाए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट कहना है कि संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लेखित 22 भाषाओं में इसको प्रकाशित किया जाए। तो केंद्र सरकार के द्वारा इस आदेश को चुनौती दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। चलिए इससे संबंधित जुड़े प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं उस पर हम लोग विचार करते हैं। ओके, तो इस पर क्या क्या प्रश्न बन सकता है? सबसे पहले, क्या इसके संवैधानिक प्रावधान है? क्या इसका कोई संवैधानिक प्रावधान है कि नहीं? देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 348 के सब क्लोज 1, 348 सब क्लोज 1 के तहत जब संसद द्वारा या अन्य व्यवस्था में या अन्य व्यवस्था को, जब तक संसद के द्वारा या अन्य व्यवस्था को ना कहा जाए या ना अपनाया जाए, ठीक है, उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक हाई कोर्ट की कार्यवाही केवल और केवल अंग्रेजी भाषा में होगी। 348 स्पष्ट कहता है कि जब तक संसद द्वारा कोई अन्य व्यवस्था ना कर दी जाए तब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो कार्यवाही होती है वो किस भाषा में होगी? केवल अंग्रेजी भाषा में होगी। उसी के साथ अनुच्छेद 348 के सब क्लोज 2 में कहा गया है कि अगर किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद में राष्ट्रपति की अनुमति ले ले, उसके बाद हिंदी या अन्य राजभाषा को हाईकोर्ट की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सकता है। क्योंकि हाईकोर्ट में रीजनल भाषा में बहुत से लोग अपने केस सुनना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग अंग्रेजी के जानकार नहीं होते हैं। हिंदी बेल्ट में तो और भी दिक्कत है। तो ऐसे मुकदमों की बाजी ठीक ढंग से निष्पक्ष रूप से न्याय हो, इसके लिए राज्यपाल राष्ट्रपति से अनुमति लेकर उस हाईकोर्ट की भाषा को उसकी राजभाषा में करवा सकता है। हाईकोर्ट की कार्यवाही राजभाषा में होगी या नहीं होगी, इसका पावर राज्यपाल को है, लेकिन इसके लिए उसको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी जरूरी है। परंतु न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय या फिर कोई आज्ञा या कोई ऑर्डर केवल अंग्रेजी में ही छपेगा। ध्यान रहे, कार्यवाही कुछ भाषा 22 भाषाओं में किसी भाषा में हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जब छपाई होगा, जब प्रकाशन होगा, तो वो तो अंग्रेजी में ही होगा सर। ओके, अब रही बात कुछ और भी इसके, ये तो रहा संवैधानिक पावर यानी संविधान क्या कहता है। तो मैंने आपको 348 का 1 और 348 का 2 समझाया। अब कुछ कानूनी प्रावधान जानते हैं। आधिकारिक भाषा अधिनियम 1963 एक आधिकारिक भाषा अधिनियम है 1963। उसकी धारा 7 के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से हाईकोर्ट न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पारित आदेश में हिंदी अथवा राज्य की किसी अन्य भाषा के प्रयोग की अनुमति दे सकता है। अब यहां पर कंट्राडिक्ट हो गई है। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो आदेश है या डिक्री है या जो निर्णय है वो केवल और केवल अंग्रेजी भाषा में छपे होंगे, ये 348 का सब क्लोज 2 कहता है। लेकिन दूसरी तरफ आधिकारिक भाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की अनुमति लेकर राज्यपाल आदेश, डिक्री, निर्णय, फैसला हाईकोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, यानी हाईकोर्ट के आदेश को रीजनल लैंग्वेज में अनुमति दे सकता है। परंतु इसके साथ ही साथ अंग्रेजी का अनुवाद भी उसमें जुड़ा रहेगा। हर जगह कहीं ना कहीं अंग्रेजी का बपोती है। ये अंग्रेजी क्या, अंग्रेजों की देन थी। भारत इससे छुटकारा नहीं पा रहा है, बल्कि इसको पूरी तरह से ढो लिया है। तो ओवरऑल यही समझिए कि किस प्रकार से अंग्रेजी ने अपनी मतलब एक तरह से हुकूमत जमाए रखी है। दूसरे भाषा के विकास में इसका मतलब कहीं ना कहीं रुकावट है। ठीक है, अंग्रेजी सीखना जरूरी है, देश की डिमांड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ अंग्रेजी में हो। न्यायालय तक एक तो पहुंच नहीं मिलती है, न्यायालय में इतना देरी होता है निर्णय देने में, ऊपर से न्यायालय की कार्यवाही अंग्रेजी में होती है।
उसमें अगर रीजनल भाषा में हो भी, और तो भी प्रकाशन जो होगा इंग्लिश में होगा। उसमें आधिकारिक भाषा अधिनियम दिया गया है, उसमें के बाद भी जोड़ा गया कि इसमें इंग्लिश का अटैचमेंट होना चाहिए। अगर राज्यपाल के पास जो पावर दिया गया है, एक तरह से कहीं ना कहीं उसमें भी एक तरह से डिस्ट्रक्शन है। ठीक है, चलिए ठीक है, अच्छी भाषा है। चलिए इसके बारे में एक मेंस में या प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के किन राज्यों में अदालती जो कार्रवाई होती है वो हिंदी को वैकल्पिक उपयोग का प्रावधान है। तो हिंदी बेल्ट में जितने होंगे खास करके। और दूसरी बात है कि भारत का संविधान का जो 8वीं अनुसूची है वो क्या बोल रहा है, क्या कहता है, 348 किससे संबंधित है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। हाईकोर्ट में जो कार्रवाई होती है, हिंदी का उपयोग को पावर दिया गया है। राज्यपाल की इससे संबंधित जो शक्तियां हैं वो क्या है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं को सम्मिलित करने की शक्ति, हटाने की शक्ति किसको है, क्या संसद को है या राष्ट्रपति को है। और फाइनली राजभाषा अधिनियम 1963 का जो आपने ध्यान से सुना वो क्या कहता है। तो एक और प्रश्न मेंस के लिए मैं बताता हूं कि सरकार में प्रशासन में हिंदी और अंग्रेजी भाषा तक सीमित नहीं रहते हुए अन्य देशज भाषाओं को शामिल करने के लिए आधिकारिक भाषा अधिनियम 1963 में संशोधन करने का विचार का समय आ चुका है। इस पर आप टिप्पणी कीजिए। मतलब आपको भाषा अधिनियम, आधिकारिक भाषा अधिनियम 1963 में क्या वर्तमान समय में संशोधन की जरूरत है, और है तो क्यों है, इस पर टिप्पणी कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है क्यूरेटिव पिटीशन। दैट मीन हिंदी में कहे तो उपचारात्मक याचिका। उपचारात्मक याचिका, उपचारात्मक याचिका, रिव्यू पिटीशन नहीं, क्यूरेटिव पिटीशन। ध्यान दीजिए, रिव्यू इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम क्यूरेटिव। क्यूरेटिव है क्यूरेटिव पिटीशन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश एस बोबड़े द्वारा न्यायपालिका के विरुद्ध ट्वीट करने के प्रसिद्ध अधिवक्ता प्रशांत भूषण पर आपको पता होगा अदालत की आपराधिक अवमानना दोषी ठहराया गया था। ₹1 का फाइनली निर्णय आया, ₹1 का जुर्माना। इसके पश्चात प्रशांत भूषण ने अदालत में समीक्षा याचिका दायर कर उस पर निर्णय होने तक सजा को स्थगित करने की बात कही। उसके लिए मतलब रिक्वेस्ट किया। उन्होंने क्यूरेटिव के उपाय पर भी विचार करने के लिए कहा। अब हम विचार करेंगे, ये तो हुआ बैकग्राउंड। अब जानेंगे कि क्यूरेटिव होता क्या है, उपचारात्मक याचिका क्या है, क्या इसमें संविधान कुछ कहता है। लेट्स सी अबाउट इट। सुप्रीम कोर्ट में रूपा अशोक खुर्रा बनाम अशोक खुर्रा मामला 2002। ध्यान से सुनिए, रूपा अशोक खुर्रा, ये रूपा एक लड़की है, औरत है, अशोक खुर्रा उसके पति हैं। तो रूपा अशोक खुर्रा बनाम अशोक खुर्रा बनाम अन्य मामला 2002 में सुनवाई करने के दरमियान एक प्रश्न उठा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के बाद पुनर्विचार जो याचिका है उसे खारिज हो जाने के बाद भी, देखिए सुप्रीम कोर्ट अंतिम निर्णय दिया, उसके बाद रिव्यू हुआ, रिव्यू के बाद भी अगर वो व्यक्ति बेचारा असंतुष्ट है, उसको लगता है कि न्याय ठीक ढंग से हुआ नहीं है, असंतुष्ट व्यक्ति को राहत मिलने का कोई उपाय है या नहीं है, कोई न्यायिक विकल्प बचा है। क्योंकि क्रिमिनल कोर्ट तो आप तो इंटरनेशनल कोर्ट तो जा नहीं सकते हैं। तो रही बात, इसी के संदर्भ में आता है उपचारात्मक याचिका। उपचारात्मक याचिका की अवधारणा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रश्न पर विचार करने के दरमियान विकसित किया गया। रूपा अशोक खुर्रा बनाम अशोक खुर्रा 2002 का एक लैंडमार्क केस था। इसी के माध्यम से एक तरह से कहे तो क्यूरेटिव पिटीशन का विकास हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव याचिका के तहत अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है। इस संदर्भ में अदालत ने लैटिन कहावत एक्टस क्यूरी नेमनियम ग्रेवाविट, ठीक है, ये तो लैटिन वर्ड है इसलिए मे बी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो सकता है। हिंदी में इसका अर्थ है कि न्यायालय का कोई भी कार्य किसी के प्रति पूर्वाग्रह से प्रेरित नहीं होता है। न्यायालय जो कुछ करती है किसी बायसिंग या कोई प्रेजुडियस थॉट से नहीं कर देती है। इसका दोहरा उद्देश्य होता है न्यायालय गलती करने से बचे और प्रक्रिया में दुरुपयोग पर रोक लगाए। ठीक है, न्यायालय गलती कर सकती है तो कर सकती है, इस पर रोक लगाने के लिए क्यूरेटिव पिटीशन होना चाहिए। तो आखिर इसका उद्देश्य क्या है, इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है उपचारात्मक याचिका का। उपचारात्मक याचिका यानी क्यूरेटिव पिटीशन की अवधारणा
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 आर्टिकल 137 में जिक्र है या निहित है। संविधान के 137 के अंतर्गत, आर्टिकल 137 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा की शक्ति दी गई है। इस शक्ति के माध्यम से ही न्यायालय द्वारा संसद द्वारा पारित किसी भी प्रकार का जो विधि है उसका पुनर्विलोकन यानी रिव्यू कर सकती है, परंतु सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन है। ये जो पावर है वो संसद के अधीन ही है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट मनमाने तरीके से रिव्यू कर लेगी, नहीं। उपचारात्मक याचिका के अंतर्गत यह बताया गया है कि अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए कानून और नियम के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के पास अपने किसी भी निर्णय को समीक्षा करने की शक्ति दी गई है। उपचारात्मक याचिका की प्रक्रिया किस प्रकार से शुरू होती है? आप अगर क्यूरेटिव पिटीशन के तहत मामला दर्ज करना चाहते हैं तो किस आधार पर आप कीजिएगा, कब कीजिएगा, किस परिस्थिति में कीजिएगा, क्या स्वीकार होगा या नहीं होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर सकती है या नहीं कर सकती है? देखिए, क्यूरेटिव पिटीशन अंतिम रूप से सजा सुनाए जाने और इसके विरुद्ध समीक्षा याचिका खारिज हो जाने के बाद, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम निर्णय सुना दिया, उसके बाद एक रिव्यू पिटीशन भी हो गया। रिव्यू पिटीशन खारिज हो जाने के बाद अंतिम विकल्प के रूप में अब बचा है आपके पास क्यूरेटिव पिटीशन। सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई तभी होती है जब याचिकाकर्ता यह प्रमाणित कर दे कि उसके मामले में न्यायालय के फैसले से न्याय का जो नेचुरल सिद्धांत है या नैसर्गिक सिद्धांत है, नेचुरल राइट्स है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल थ्योरी, उसका उल्लंघन हुआ है और साथ ही साथ अदालत के द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय करते समय उसे सुना नहीं गया है, मतलब एक तरह से नेचुरल जस्टिस का अन्याय हुआ है। ओके, यह नियमित उपाय नहीं है, बल्कि इसका असाधारण मामलों में ही सुनवाई होता है। ऐसा नहीं है कि किसी हर मामले में क्यूरेटिव लगा दीजिए बेटा। इस तरह से न्यायालय में तो आपने पहले से केस पहले पेंडिंग है, तो इसके कटाव के लिए, मतलब इसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या पावर अपनाता है? देखिए, क्यूरेटिव पिटीशन उच्चतम न्यायालय के 3 वरिष्ठतम न्यायाधीश को भेजी जाती है पहले। इसके साथ ही याचिका से संबंधित मामला फैसला फिर उस विचार से जुड़े हुए जितने भी मतलब न्यायाधीश थे उसको भेजा जाता है। उच्चतम न्यायालय की यह पीठ उपरोक्त मामलों पर पुनः सुनवाई का निर्णय बहुमत के आधार पर देती है। अगर सुप्रीम कोर्ट का 3 जज बैठा है तो उसमें से बहुमत अगर है तो इसको क्यूरेटिव में दिया जाएगा, तो उपचारात्मक याचिका सुनाई जाएगी, अन्यथा उसको रद्द कर दी जाएगी। क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट किसी भी स्तर पर किसी वरिष्ठ अधिवक्ता को अमाइकस क्यूरी न्याय मित्र के रूप में सलाह के लिए आमंत्रित कर सकता है। मतलब एक तरह से कोर्ट का मदद करने के लिए, न्यायालय की मदद करने वाला मित्र को अमिकस क्यूरी कहते हैं। ठीक है। समान रूप से उपचारात्मक याचिका की सुनवाई जजों के चेंबर में ही होती है, परंतु याचिकाकर्ता के आग्रह पर इसकी सुनवाई ओपन कोर्ट में भी की जा सकती है। तो इन दिस कंसेप्ट वी डिस्कस्ड क्यूरेटिव पिटीशन क्या है, क्यूरेटिव पिटीशन किस परिस्थिति में किया सकता है, कौन कर सकता है, क्या क्यूरेटिव पिटीशन एक तरह से मौलिक अधिकार है या नहीं, इस पर आप सोचिए, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। और अनुच्छेद 137 के बारे में जिक्र किया और अनुच्छेद 145 के बारे में जिक्र किया। तो ओवरऑल दिस इज द वे वी आर डिस्कस्ड 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद डिटेल। मैंने पूरे डिटेल से समझाया है। पॉलिटी के विभिन्न सेक्शन को मैं इस तरह से कोशिश करूंगा समझाने की। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो नमस्कार करता हूं आपको कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे आगे बढ़ाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।